Hello everyone, Ankit Jain here. Now I will discuss in front of you a most important subject for SSC JEE examination and subject is strength of material. इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है. Sometime इसको strength of material यानी SOM बोल सकता हूं. कोई इसको दूसरे नाम से भी जानता है, जैसे कि इसको मॉस भी बोला जाता है. मॉस का मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई इसको मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज भी बोलता है. मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इस तरीके से इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है. अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट होता है. ये सभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. कंडीशन को सुनिएगा. सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में समझ लेते हैं. टॉपिक्स विच इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करूंगा. क्लियर. सो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज कवर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मैं कुछ टॉपिक्स की आपके सामने बात कर लेता हूं. अब देखिएगा, अगर मैं कुछ टॉपिक्स का आपके सामने बात करता हूं तो सबसे पहला टॉपिक जो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मुझे कवर करना पड़ता है, दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सबसे पहला जो टॉपिक मुझे कवर करना पड़ता है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक. ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपको यहां पर कवर करना पड़ेगा. ठीक है. इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में मुझे पढ़ना है एक्चुअल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ठीक है ना. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ब्रिटलनेस क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे. अगर मान लीजिए मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपके सामने बात करता हूं, सो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देखिएगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अगर मैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आपके सामने बात करना चाहता हूं तो यहां पर हर तरीके की स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ा जाएगा. चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो शेयर स्ट्रेस हो, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो. ठीक है ना. एक्चुअल में स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन को किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, इन सभी चीजों को मुझे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करना पड़ेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, सो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्ट्रेस. दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. क्लियर. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये मुझे दो चीजें यहां पर पढ़नी पड़ेगी. प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है. ठीक है. और मैं इसका यहां पर आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन को पढ़ा क्यों जाता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे यहां पर कवर करना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज एसएफडी एंड BMD. वी ऑलरेडी नो दैट SFD का फुल फॉर्म है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट, BMD का फुल फॉर्म होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो हाउ टू ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, व्हाट इज द practical uses, what is the practical example to draw SFD and BMD, ये सब चीजें मुझे यहां पर पढ़ना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ बीम क्या कहलाते हैं, एक्चुअल में मुझे किसी भी बीम पर जब मैं लोडिंग को अप्लाई करूंगा तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये सब मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करूंगा. क्लियर. अब देखिएगा, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं. इफ आई टॉक अबाउट अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपके सामने अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता हूं, इट इज कॉल्ड एज CG and MI. Clear to all of you. This topic is CG and MI. अगर मैं CG and MI की बात करता हूं, this is center of gravity and moment of inertia. Clear. Actual में how to calculate center of gravity and moment of inertia for different geometrical figure, like a triangle, like a rectangle, like a hemisphere, like a sphere, like a semicircle. सभी चीजों का मैं यहां पर देखूंगा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा by the help of
by the help of parallel axis theorem or by the help of perpendicular axis theorem. Clear to all of you? अब कंडीशन सुनिए, अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपके सामने बात करना चाहता हूं, इट इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेसेस. मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की आपके सामने बात करूंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेंडिंग स्ट्रेसेस. अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की आपके सामने बात करना चाहता हूं, इफ आई टॉक अबाउट बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि सर बेंडिंग का मतलब क्या होता है. उस बेंडिंग के कारण आपके बीम पर जो स्ट्रेसेस फॉर्म हुई वो स्ट्रेसेस किस नेचर का होगा, ये सब मुझे यहां पर देखना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब चीजों को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा. इसके बाद मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल डिस्कसिंग हियर अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेसेस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस. मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूंगा. इफ आई टॉक अबाउट शेयर स्ट्रेस, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात किया तो एक्चुअल में मुझे यहां पर यह पता करना पड़ेगा कि रियलिटी में जब किसी भी स्ट्रक्चर पर शेयर फोर्स एक्ट करता है तो वो शेयर फोर्स कितने अमाउंट या कितने मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस को फॉर्म कराएगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस किस पोर्शन पर फॉर्म होगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब चीजें मुझे यहां पर समझना पड़ेगा. इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे यहां पर कवर करना है, इट इज कॉल्ड एज टॉर्शन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. यहां पर मुझे टॉर्शन को कवर करना पड़ेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर मैं टॉर्शन की बात करता हूं तो टॉर्शन में मुझे एक पढ़ना पड़ेगा प्योर टॉर्शन इक्वेशन. मैक्सिमम ट्विस्ट, मैक्सिमम टॉर्शनल मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना फॉर्म होगा, ये सब चीजें मुझे यहां पर कवर करनी पड़ेगी. इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करता हूं, दिस इज कॉल्ड एज combined bending and torsion. Combined bending and torsion. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क मुझे यहां पर कवर करना है, दिस इज combined bending and torsion. Combined bending and torsion का मतलब आपके स्ट्रक्चर पर अगर बेंडिंग मूवमेंट भी अप्लाई हो रहा है और टॉर्शनल मूवमेंट भी अप्लाई हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा. एक्चुअल में आपके सिलेबस में इस लाइन को अलग से मेंशन नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज ऑल्सो इनबिल्ट इन बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्शनल स्ट्रेस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग से इसको डिफाइन करके बताऊंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क मुझे आपके सामने डिस्कस करना है, this task is called as a very very next important task. This is columns. मुझे कॉलम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना? बहुत सी जगह आपको बकलिंग ऑफ कॉलम के नाम से भी इस चैप्टर को गिवन दिया जाता है. ठीक है ना? सो इस तरीके से मुझे ये वाले टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा. दिस इज बकलिंग ऑफ कॉलम या फिर कॉलम कितने टाइप का होता है, शॉर्ट कॉलम क्या कहलाता है, लॉन्ग कॉलम क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कॉलम क्या कहलाता है. दीज सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में इन सब चीजों को कवर करूंगा. अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क की आपके सामने बात करूंगा तो वो एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है, इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है. इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन. एक्चुअल में इस डिफ्लेक्शन टॉपिक को मुझे थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए था, लेकिन मैं डिफ्लेक्शन टॉपिक को इसीलिए नीचे आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि डिफ्लेक्शन बीम में तो मैं बता ही दूं कि बीम में किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करोगे तो एक दो क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी हैं जहां पर आपको कॉलम्स में डिफ्लेक्शन पूछा गया है. तो जब आप कॉलम जान जाओगे उसके बाद में बीम और कॉलम दोनों में डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको यहां पर उन चीजों को डिस्क्राइब कर दूंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क मुझे यहां पर कवर करना पड़ेगा, अब इसके बाद जितने भी टॉपिक मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दीज टॉपिक्स इज मैंडेटरी फॉर योर एग्जामिनेशन. या एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी हैं. क्योंकि इन टॉपिक्स का यूज आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में होने वाला होगा. क्लियर? लेकिन वो कभी भी आपसे डायरेक्टली सिलेबस में आपसे डायरेक्टली पूछे नहीं गए. ठीक है? कभी भी जैसे थ्योरी ऑफ फेलियर से एसएससी जेई में केवल 2 से 4 क्वेश्चन आए हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे प्रेशर वेसल से आज तक पूरे सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जेई में मिलेंगे.
Clear to all of you? So these are the some important miscellaneous point which is covered here. So अगर मैं second important task की आपके सामने बात करता हूं, so this is called as pressure vessel. मुझे pressure vessel को पढ़ना पड़ेगा. Pressure vessel. Clear to all of you? Pressure vessel के लिए जो next important task मुझे आपके सामने डिस्कस करना पड़ेगा, this pressure vessel के बाद it is theories of failure. थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ठीक है ना, मुझे यहां पर थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा, इट इज स्प्रिंग. मुझे यहां पर स्प्रिंग को भी डिफाइन करना पड़ेगा. और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जनरली कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल बेंडिंग. अनसिमेट्रिकल बेंडिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की बात करूंगा. समझ में आया आप सभी को? तो इतने टॉपिक को मुझे कवर करना पड़ेगा आपके एसएससी जेईई एग्जाम्स के लिए. I again repeat a topics which is covered for SSC JEE exams. अगर मैं टॉपिक्स की आपके सामने बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, SFD and BMD, CGMI, center of gravity, moment of inertia, bending stresses, shear stresses, torsion, combined bending and torsion, then column, deflection, pressure vessel, theory of failure, spring and unsymmetrical bending. Clear to all of you? अब बात ये आता है कि सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बहुत ध्यान से आप स्टेटमेंट को सुनते जाइए, किस टॉपिक पर मुझे ज्यादा जोर देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए. तो अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, SFD, BMD, CGMI, बेंडिंग स्ट्रेस, shear स्ट्रेस, इसके बाद टॉर्शन एंड कॉलम्स एंड डिफ्लेक्शन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतने टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा. देखिए मैंने कौन कौन से लिखे, मैंने आपके लिए बताया है. सबसे पहले जो टॉपिक मुझे यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा, सबसे पहले जो टॉपिक मुझे यहां पर डिस्कस करने हैं वो टॉपिक देखिएगा, properties of material. It is very important for this particular exam. Stress and strain is also very important for exams. This is principal stress and principal strain, SFD and BMD, CGMI, bending stress, shear stress, torsion, column and deflection. These topics are very important for SSC JEE exams. अगर मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस ईयर कि ट्रेंड की बात करें या फिर हम ट्रेंड एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी टॉपिक में आपके सामने ये येलो मार्क किए हुए हैं मैंने, जितने भी टॉपिक को, इन्हीं टॉपिक से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए अकर करेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और बाकी बचे हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया असम रिमेनिंग प्रॉब्लम. देखिए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन, जैसे कि प्रेशर वेसल, जैसे कि थ्योरी ऑफ फेलियर, जैसे स्प्रिंग, जैसे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं इन टॉपिक की बात करूं जिस पर मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आएगा सर कि अगर मैं इन टॉपिक की बात करता हूं, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं पढ़ाता क्यों? इंपॉर्टेंट तो है ही, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. लेकिन इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मैंने येलो मार्क किए हुए हैं, देन उसके बाद मैं आपके लिए इन टॉपिक्स पर फोकस करवाऊंगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें इस सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलना है. सो चलिए हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के मटेरियल से आपके टॉपिक को, आपके सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई विल डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू यूनिट फर्स्ट. मैं फर्स्ट यूनिट को आपके सामने स्टार्ट करता हूं. दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने के पहले मुझे कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेना जरूरी है. क्लियर? जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना चालू करूंगा तो मुझे कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझना जरूरी होगा. तो कंडीशन देखिए, कंडीशन किस तरीके से होगा. सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं सम इंपॉर्टेंट बेसिक्स पॉइंट के लिए. मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं. ठीक है?
सबसे पहले बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इतनी बात तो जान चुका हूं कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज, है ना। इन 3 नाम से और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपके लिए केवल इतने ही नाम ठीक हैं। इतने 3 नामों से मान लीजिए इस सब्जेक्ट को जाना जाता है। क्लियर। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाने वाला सबसे पहला सब्जेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग, हम बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले भी साइंस को डिफाइन किया गया है। क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले भी साइंस को डिफाइन किया गया है। एक्चुअल में जब मैं इंजीनियरिंग साइंस की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंस, जब मैं इंजीनियरिंग साइंस की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंस, जब मैं इंजीनियरिंग साइंस के बारे में आपसे बात करूंगा तो बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मैं इंजीनियरिंग साइंस के बारे में आपसे बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंस, जब मैं इंजीनियरिंग साइंस के बारे में आपसे बात करूंगा तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए क्या होगा। इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंस, जब मैं इंजीनियरिंग साइंस की बात करूंगा तो इंजीनियरिंग साइंस को सबसे पहले 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग साइंस को सबसे पहले 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट पार्ट, इस तरीके से मैंने आपसे बोला, ये 3 पार्ट में मैं इसको क्लासिफाई करूंगा। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज सॉलिड मैकेनिक्स, पहले को मैं सॉलिड मैकेनिक्स बोला। द फर्स्ट इज सॉलिड मैकेनिक्स, मैं सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स पार्ट को डिस्कस किया। देन इसके बाद जो सेकंड इसमें डिवाइड किया गया इंजीनियरिंग साइंस को, इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसके बाद दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने डिवाइड किया, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंजीनियरिंग साइंस को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन अबाउट मैकेनिक्स, मुझे सबसे पहले यह समझना है कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। सर आपने हर जगह मैकेनिक्स को यूज किया, तो मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की स्टडी करना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई भी सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो वो सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है। और अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, यानी आप उस फ्लूइड के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो और देन आप उस फोर्स की स्टडी करोगे तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि मैं इतनी बात तो समझ चुका हूं कि मैकेनिक्स का मतलब होता है ओनली फॉर ओनली स्टडी ऑफ फोर्सेस। चाहे अब फोर्स अगर सॉलिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं सॉलिड बॉडी के ऊपर जब वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा और मैं फोर्स की स्टडी करूंगा, सो इट इज कॉल्ड एट सॉलिड मैकेनिक्स। और अगर फ्लूइड के ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, फ्लूइड में 2 तरीके के आ सकते हैं, इट मे बी अ गैसियस फॉर्म और इट मे बी अ लिक्विड फॉर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होगा और मैं अगर उन फोर्सेस की स्टडी करूंगा, सो इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। और अगर मैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, सो इट इज जनरली कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसको मैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में देख लूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन देखिएगा, अगर मैं सॉलिड मैकेनिक्स की बात करूं, बात समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा। सर सॉलिड मैकेनिक्स की देखो, फ्लूइड तो बात अलग हो गया, मैं फ्लूइड के बारे में तो पढ़ नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं मटेरियल के बारे में पढ़ूंगा। क्लियर। सो मैं स्ट्रेंथ, अगर मैं सॉलिड मैकेनिक्स की बात करता हूं तो सॉलिड मैकेनिक्स 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सॉलिड मैकेनिक्स की बात करूंगा तो सॉलिड मैकेनिक्स को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। द फर्स्ट, सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर सॉलिड मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि 2 सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है सॉलिड मैकेनिक्स को समझने के लिए या एनालाइज करने के लिए। जो फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पर होता है, इट इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलता हूं। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोला। ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के, अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं सॉलिड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो मुझे जरूरत पड़ती है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूं, इट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं मैकेनिक्स ऑफ
हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैं इसको 3 सब्जेक्ट में या इस तरीके से इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को 3 नाम से जान सकता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात ये आता है, सर जब मुझे सॉलिड मैकेनिक्स की ही स्टडी करनी थी, तो भाई आपने इस तरीके से 2 सब्जेक्ट में मुझे क्यों पढ़ाया? जब मुझे सॉलिड बॉडी की स्टडी करनी है, सॉलिड बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्सेस की स्टडी करनी है, तो यार आप सॉलिड मैकेनिक्स के ही नाम का सब्जेक्ट पढ़ाते ना मुझे। ऐसा क्या जरूरत हो गया सर कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको डिवाइड करना पड़ा? आपने 2 सब्जेक्ट में मुझे पूरा सॉलिड मैकेनिक्स क्यों पढ़ाया? आपको एक ही सब्जेक्ट में सॉलिड मैकेनिक्स कवर कर देना था, लेकिन आपने सॉलिड मैकेनिक्स को 2 सब्जेक्ट में पढ़ा दिया। क्लियर? तो एक्चुअल में मैंने आपसे बात किया है सॉलिड बॉडी का। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को देखिएगा। मैंने आपसे बात किया है सॉलिड बॉडी का। बेटा अगर मैं सॉलिड बॉडी की बात करूं तो सॉलिड बॉडी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो बॉडी होगी एकदम रिजिड, ठीक है ना? रिजिड का मतलब क्या है? सपोज दैट इफ आई कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर पेन, ये आपका पेन है, ये पेन एक रिजिड बॉडी है। क्लियर? बॉडी एक्चुअल में रिजिड क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होगी या डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होगी, उसको हम अभी देखते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं सॉलिड बॉडी की बात करूंगा, जैसे हमारी ये स्किन, हमारा गाल खिंच गया। क्लियर? ये सॉलिड है क्या? ये सॉलिड है क्या? यस, ये सॉलिड बॉडी है। अब मैं बोलूंगा रिजिड है कि डिफॉर्मेबल है? आप बोलोगे सर डिफॉर्मेबल है, फोर्स लगाया डिफॉर्म हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज डिफॉर्मेबल बॉडीज। ये सॉलिड बॉडी है, हमारा गाल सॉलिड बॉडी है, लेकिन ये साथ में डिफॉर्म भी तो हो रहा है सर, यानी ये डिफॉर्मेबल है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये पेन मैंने फोर्स को अप्लाई किया, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है सर, लेकिन सॉलिड है लेकिन डिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करता हूं, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा बोला जाता है कि इट इज वैलिड फॉर रिजिड बॉडीज। ये रिजिड बॉडीज के लिए वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज वैलिड फॉर रिजिड बॉडीज। और अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या फिर मैकेनिक्स और हाईली डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करता हूं, तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये वाला जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इट इज वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज। ये डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज। मैं बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनते जाइए। मैंने आपसे बोला कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों ही सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट हैं। दोनों ही सब्जेक्ट में मैं सॉलिड मैकेनिक्स की ही स्टडी करूंगा। बस अंतर क्या है, अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूंगा ना सर, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है, जबकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने बोला कि इट इज वैलिड फॉर रिजिड बॉडी, और यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बोला कि इट इज वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर? सो देखिएगा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखिएगा, सो आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी हियर, मैं यहां पर एक बॉडी को कंसीडर कर लेता हूं। I will considering a body here, मैंने यहां पर एक बॉडी को कंसीडर किया। सपोज दैट इट इज अवर बॉडी, ये आपका एक बॉडी है, ये मैंने एक बॉडी को यहां पर कंसीडर किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैंने अगर इस बॉडी को यहां पर कंसीडर किया, कंडीशन सुनिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर बॉडी, ये आपका एक बॉडी है। कंडीशन सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी में 3 पॉइंट को मार्क किया। दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 2 एंड दिस इज अ पॉइंट 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि यार इट इज अ फर्स्ट पॉइंट। चलिए अच्छा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर 2 ही पॉइंट कंसीडर करता हूं। मैं यहां पर 2 ही पॉइंट को कंसीडर करता हूं। बहुत ध्यान से देखिए वो 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे। आई विल कंसीडरिंग हियर इट इज अ पॉइंट नंबर 1, इसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया। आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अ पॉइंट नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 देता हूं। एंड आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अ पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 है। और मैंने आपसे बोला इस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर बीच के पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के बीच का डिस्टेंस इज L1 डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस डिस्टेंस इज L1 डिस्टेंस हियर, ये L1 डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। नाउ इफ आई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करता हूं तो कंडीशन देखिए, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया।
आई विल अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, आई विल अप्लाइंग अ फोर्स पी हियर, अगेन आई विल अप्लाइंग अ फोर्स पी हियर, I will applying a force P here and I will applying a force P here. भाई इस P फोर्स के एप्लीकेशन के कारण जैसे ही मैं इस बॉडी पर P फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, if I applying a force P on that particular body, मैं इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर P फोर्स को अप्लाई करूंगा तो बॉडी में कुछ चेंज आना चाहिए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने देखा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के एप्लीकेशन के बाद कंडीशन देखिए किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद ये बॉडी सपोज दैट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा. बॉडी इज डिफाइंड लाइक दिस, ये बॉडी मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा. क्लियर? आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी की कंडीशन मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वापस से यहां पर इन्हीं दो पॉइंट को देखा. यहां पर मैंने पॉइंट नंबर 1 लिया था, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, और यहां कहीं पर पॉइंट नंबर 2 था, सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. और मैंने आपसे बोला इस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज L2 डिस्टेंस. क्लियर? अभी क्या था, लोड की एप्लीकेशन के पहले 1 से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज L1 डिस्टेंस, लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग 1 से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया L2 डिस्टेंस. अगर मान लीजिए कंडीशन इस तरीके से एग्जिस्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कंडीशन इस तरीके से एग्जिस्ट होता है कि L1 का वैल्यू L2 के बराबर हो जाए, L1 का वैल्यू L2 के बराबर हो जाए, दैट मींस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज रिमेन सेम, यानी वो चेंज हुई ही नहीं है. L1 इज इक्वल टू L2, तो दिस बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड बॉडी. इस बॉडी को मैं रिजिड बॉडी के तरीके से कंसीडर करूंगा. This body is considered as a rigid body. Clear to all of you? Similarly, अगर इस तरीके से कंडीशन हो जाए कि L1 should never equal to L2, L1 का वैल्यू L2 के बराबर नहीं है, यानी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज नॉट अ सेम वैल्यू, है ना, ये सेम वैल्यू नहीं है, यानी कि ये चेंज हो चुकी है. लोड के एप्लीकेशन के पहले L1 वैल्यू था और लोड के एप्लीकेशन के बाद L2 वैल्यू हो गया, यानी वैल्यू चेंज हो चुका है. L1 L2 के बराबर नहीं है, यानी चेंज हो चुका. तो इस तरीके के बॉडीज को डिफॉर्मेबल बॉडीज बोला जाता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके के बॉडीज को डिफॉर्मेबल बॉडीज बोला जाता है. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा. दिस टाइप ऑफ बॉडीज इज कंसीडर्ड एज अ डिफॉर्मेबल बॉडीज. अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किस बॉडी के लिए वैलिड है? सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज, वो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए वैलिड होगा. और अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूंगा, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वैलिड फॉर रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी के लिए वैलिड होगा. समझ में आ गया आप सभी को? इस तरीके से एक बिल्कुल छोटा सा बेसिक इंट्रो. अगर कोई भी आपसे पूछे कि सॉलिड मैकेनिक्स को जब मुझे पढ़ना था तो आपने दो सब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों पढ़ा, आप चाहते तो एक ही सब्जेक्ट से इस चीज को पढ़ सकते थे, तो उसका आंसर मुझे यही देना है कि सर एक्चुअल में जो सॉलिड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड बॉडी दो तरीके की हो सकती है, या तो बॉडी रिजिड होगा और या तो बॉडी डिफॉर्मेबल होगा. अगर मान लीजिए मैं रिजिड बॉडी की बात करूंगा तो रिजिड बॉडी का एनालिसिस मैं मैकेनिक्स में कर लूंगा और डिफॉर्मेबल बॉडीज का एनालिसिस मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर लूंगा. और जो क्या होती है डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी वो मैं आपको बता ही चुका हूं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर चलते हैं. अब बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनते जाइएगा. मैं सबसे पहले आपके लिए जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूंगा, तो देखिएगा मैं ऐसा बोला जाता है, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अब हमें ये बात तो पता पड़ ही गया है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए वैलिड है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब भाई बॉडी तो कितनी भी डिफॉर्म हो सकती है. इफ आई अप्लाइंग अ लोड ऑन अ बॉडी, अगर आप किसी भी बॉडी पर लोडिंग को अप्लाई करोगे तो लोडिंग अप्लाई करने के बाद आपका बॉडी कितना भी डिफॉर्म हो सकता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जब मैं बात करता हूं तो स्ट्रेंथ, भाई ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं बॉडी को जितना चाहे अपने मन से डिफॉर्म करता रहूंगा. नो, इट इज वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज. लेकिन भाई डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए वैलिड जरूर है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी को कितना डिफॉर्म होना है ये तो मुझे देखना पड़ेगा. क्लियर? ऐसा तो है नहीं आप डिफॉर्म करते जाओ बॉडी टूट जाए फिर भी आप एनालिसिस करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा.
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कंडीशन सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वैलिड फॉर इलास्टिक बॉडी। ये इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड है। कौन सी बॉडी के लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर इलास्टिक बॉडी। ये इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड होगा। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनते जाइएगा। मैंने आपसे बोला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज वैलिड फॉर इलास्टिक बॉडी, ये इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड होगा। अब भाई अगर मैं इलास्टिक बॉडी की बात करता हूं, सो व्हाट डू यू मीन अबाउट इलास्टिक बॉडी? इलास्टिक बॉडी का मतलब होगा किसी भी बॉडी पर आपने लोड को अप्लाई किया। इफ यू आर अप्लाइंग अ लोड ऑन अ बॉडी, अगर आपने बॉडी के ऊपर लोड को अप्लाई किया तो वो क्या होगा? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जैसे ही आपने लोडिंग को रिमूव किया वो अपने इनिशियल शेप पे क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो उस तरीके की बॉडी को क्या बोला जाता है? इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा मैं आपको डायग्रामेटिकली तरीके से बता देता हूं। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया इट इज अवर बॉडी, ये आपका एक बॉडी है, ये आपका एक बॉडी है और आपने क्या किया? इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। आई विल कंसीडरिंग हियर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स P हियर, और आपने यहां पर भी एक P फोर्स को अप्लाई किया। आपने जैसे ही यहां पर P फोर्स को अप्लाई किया, इस P फोर्स के कारण कंडीशन क्या एग्जिस्ट करेगा सर? इस P फोर्स के कारण क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। इस P फोर्स के कारण ये बॉडी कुछ डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। व्हेन बॉडी इज डिफॉर्म लाइक दिस, ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, बॉडी इज डिफॉर्म लाइक दिस, ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब भाई जैसे ही ये बॉडी यहां पर डिफॉर्म होगा, दिस बॉडी इज डिफॉर्म लाइक दिस, ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। बॉडी इज डिफॉर्म लाइक दिस, इस तरीके से डिफॉर्म होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जैसे ही मैं यहां से P फोर्स को रिमूव करूंगा, इफ आई रिमूविंग दिस P फोर्स, जैसे ही मैंने इस P फोर्स को यहां से रिमूव किया, देखिएगा बहुत ध्यान से, आई रिमूविंग अ P फोर्स हियर, मैं इस P फोर्स को यहां से रिमूव किया। मैंने जैसे ही यहां से P फोर्स को रिमूव किया, मैंने जैसे ही यहां से P फोर्स को रिमूव किया, इफ आई रिमूविंग अ फोर्स P हियर, मैं जैसे ही यहां से एक P फोर्स को रिमूव किया, मैं जैसे ही यहां से P फोर्स को रिमूव किया, P फोर्स को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा ना सर, ये P फोर्स को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो ये बॉडी क्या करेगा? अपने इनिशियल शेप में वापस आने की कोशिश करेगा। यानी कि बॉडी इज अगेन लुकिंग लाइक दिस, ये बॉडी आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। समझ में आया? P फोर्स को जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा था, बॉडी का डिफॉर्मेशन चालू हो गया था। क्लियर? और जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी इनिशियल शेप में आ जाएगा। सो उस तरीके को, उस बॉडी को मैं इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रख सकता हूं। कंडीशन सुनिएगा, मैं आपके सामने थोड़ा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क डिस्कस करता हूं। I will discussing here a next important task. मैं आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क को डिस्कस करता हूं। कंडीशन सुनिए। अब भाई मैंने आपसे बोला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक बॉडी के लिए डिफाइन है। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में जब मैं इलास्टिक बॉडी की बात करता हूं ना, तो इलास्टिक बॉडी भी दो तरीके की होंगी। एक इलास्टिक बॉडी जो होता है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इलास्टिक बॉडी। जो फर्स्ट इलास्टिक बॉडी होगा, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इलास्टिक बॉडी, उसको मैं लीनियर इलास्टिक बॉडी बोलूंगा। ठीक है ना? और एक और बॉडी जो होता है, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। दो तरीके की इलास्टिक बॉडी होंगी, एक होगा लीनियर इलास्टिक बॉडी, एक होगा नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो तरीके की बॉडी होती हैं, एक होगी लीनियर इलास्टिक बॉडी, एक होगी नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दो तरीके की बॉडी हुई। अब मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करता हूं व्हाट डू यू मीन अबाउट लीनियर इलास्टिक बॉडी, देन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट डू यू मीन अबाउट नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। क्लियर? फिर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी क्या कहलाती है। समझ में आया? सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं लीनियर इलास्टिक बॉडी, और देन आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी क्या कहलाती है। कंडीशन सुनिएगा, एक्चुअल में कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अभी इनिशियल लेवल के लिए आप ये मान लीजिएगा कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक कर्व को बनाया, मैंने इस तरीके से मैं एक कर्व को ड्रॉ करता हूं, और इनिशियल लेवल के लिए ये मान लीजिए, मैं वापस से आपसे बोल रहा हूं, आप इनिशियल लेवल के लिए ये मान लीजिएगा मैंने यहां पर एक कर्व को ड्रॉ किया। आई विल ड्रॉ अ कर्व हियर। मैं यहां पर एक कर्व को ड्रॉ करता हूं।
आई विल ड्रॉ अ कर्व हियर। मैंने यहां पर एक कर्व को ड्रॉ किया, मैंने इस तरीके से यहां पर एक कर्व को ड्रॉ किया, और इस कर्व पर अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व की बात करूंगा, अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, मैंने इस तरीके से यहां पर एक कर्व को ड्रॉ कर दिया, और मैंने बोला इस एक्सिस पर मैंने लोकेट किया स्ट्रेन के लिए, ठीक है, इस एक्सिस पर मैं लोकेट किया स्ट्रेन के लिए। अब एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होता है मैं 2 मिनट में आपको बताता हूं, पहले आप ये थोड़ा सा कर्व देख लीजिए, इस कर्व की हेल्प से मैं आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन अबाउट लीनियर इलास्टिक बॉडी और नॉन लीनियर इलास्टिक बॉडी। क्लियर? यहां पर एक स्ट्रेन लिया और वाई एक्सिस पर मैंने लिया स्ट्रेस। अभी आपको एक एक चीज का रीजन पता पड़ जाएगा कुछ देर में कि एक्चुअल में सर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, आपने स्ट्रेन को यहां पर क्यों लिख दिया, स्ट्रेस को यहां पर क्यों लिख दिया। ईच एंड एवरी टास्क मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, लेकिन इनिशियल लेवल पर आप समझिएगा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंसीडर करके चलिए इनिशियल लेवल पर कि एक्चुअल में मैं एक कर्व किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इफ आई विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, अगर मैंने यहां पर एक कर्व को ड्रॉ किया एंड कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, ये कर्व मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सपोज दैट इस तरीके से मुझे ये कर्व देखने को मिला। अब भाई इस तरीके से मुझे यहां पर एक कर्व देखने को मिला, कंडीशन सुनिए, इस कर्व पर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं। आई विल कंसीडरिंग अ पॉइंट हियर, आई विल कंसीडरिंग अ पॉइंट हियर, आई विल कंसीडरिंग अ पॉइंट हियर, and I also considering a point here, I also considering a point here, I also considering a point here, and I also considering a point here। इतने सारे पॉइंट्स को मैंने इस कर्व के ऊपर कंसीडर किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई विल कंसीडरिंग दिस इज अ पॉइंट ए, this is our point B, this is our point C, this is C dash, this is D point, this is E point and this is F point। इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है हम बाद में देखते हैं। एक मैंने सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच आपको एक कर्व डिफाइन करके बता दिया। क्लियर? एक्चुअल में जो ए पॉइंट होता है ना सर, एक्चुअल में जो ए पॉइंट होता है, इस ए पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, सॉरी इस ए पॉइंट को बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट, या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी मैं इसको बोल सकता हूं। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात करता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब होता है ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है यहां से लेकर यहां की अगर मैं बात करूंगा ना तो कर्व इज बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये कर्व एकदम से स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। वी ऑलरेडी नो दैट ये स्ट्रेट लाइन केवल और केवल तभी हो सकता है जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कैसा, एकदम लीनियर रिलेशन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। तो बेटा कोई भी बॉडी जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आएगी इसको बोला जाएगा लीनियर इलास्टिक बॉडी। उसको मैं लीनियर इलास्टिक बॉडी की कंडीशन में या कैटेगरी में रखूंगा। मैंने बॉडी पर और फोर्स को अप्लाई किया, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद वो बॉडी बी पॉइंट पर आ जाएगी, और बी पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट, मैं इसको इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलूंगा। और अगर मैंने बी को इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोला, इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोला, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोलूंगा, आप देख रहे होगे, या फिर अभी कर्व में अगर ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिएगा आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं तो मुझे एक चीज ये दिखाई दे रही है कि सर देखिए यहां तक तो आपने ये समझ में आ रहा है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं ए से बी के बीच देखूं, सर अगर मैं ए से बी के बीच आपके लिए दिखाना चाहता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पर एक थोड़ा सा कर्वेचर फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल इनिशिएट लेवल पर, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर यहां पर एक कर्वेचर फॉर्म होगा। कर्वेचर इज लुकिंग लाइक दिस। देखिए ये कर्वेचर मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये कर्वेचर इज लुकिंग लाइक दिस। ये इस तरीके से एक कर्वेचर फॉर्म हो रहा होगा, कर्वेचर इज फॉर्म लाइक दिस, है ना, इस तरीके से ये कर्वेचर फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि कर्वेचर फॉर्म हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो है सर,
स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इट इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूं, अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूंगा तो बी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट, यानी कि ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अनलोडिंग करूंगा तो ये अपने पूरे इनिशियल शेप को रीगेन तो कर लेगा, लेकिन इस बी पॉइंट पर ए से बी के बीच में बॉडी इलास्टिक तो रहेगा, लेकिन वो नॉन लीनियर इलास्टिक रहेगा, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो होगा बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं देगा। अगर कोई आपसे ऐसा कुछ पूछ ले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट कहां तक वैलिड है इस कर्व के हिसाब से, तो आपको इतना बात तो समझ में आ रहा होगा सर, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि यहां तक आपका जो बॉडी है ना, यहां तक जो आपका बॉडी है ना, ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रहा है इस बी पॉइंट तक, देखिए बहुत ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट अ बी पॉइंट, अगर मैं बी पॉइंट की आपके सामने बात करता हूं, सो देखिएगा इस पॉइंट तक मुझे ये देखने में दिखाई दे रहा है सर कि यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ए पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप गिवन है तो उसको लीनियर इलास्टिक बोल दिया। बी पॉइंट पर थोड़ा सा कर्वेचर है, यहां पर प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसीलिए इसको नॉन लीनियर बोल दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो भाई बॉडी चाहे इलास्टिक बॉडी होना चाहिए, सीधी बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलता है वो केवल इलास्टिक बॉडी के लिए ही वैलिड है। क्लियर? इलास्टिक के बाद जब प्लास्टिक बॉडी आएगी तो प्लास्टिक के लिए मुझे अलग से प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। क्लियर? सो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड है। अब भाई इलास्टिक बॉडी कुछ भी हो सकता, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लीनियर भी हो सकता, नॉन लीनियर भी हो सकता। तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल केवल और केवल इतने पोर्शन के लिए वैलिड है जहां तक आपका बॉडी कैसा है, जहां तक आपका बॉडी इज अ इलास्टिक बॉडी, जहां तक आपका बॉडी इलास्टिक बॉडी होगा। समझ में आया सभी को? सो दिस इज, अगर कोई भी आपसे पूछे कि सर जो अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दो तरीके की, यानी इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड है, दैट मींस लीनियर इलास्टिक और नॉन लीनियर इलास्टिक। लेकिन एक्चुअल में लीनियर और नॉन लीनियर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि लीनियर इलास्टिक का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वो किस पॉइंट तक की बात हो रही है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक की बात हो रही है। और अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ए बी पॉइंट की बात करूं तो ए बी पॉइंट पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये बी पॉइंट जो है इट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं ए पॉइंट तक की बात करूं सो इट इज लीनियर इलास्टिक, और इसके बाद इट इज लीनियर इलास्टिक, और ए से बी की बात करूं तो ये इलास्टिक तो है बट इट इज नॉन लीनियर इलास्टिक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात मुझे यहां पर आपको डिस्कस करते हुए चलना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आपके साथ मूव करता हूं और मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन। अभी ये हमने ये एक बात देखा कि कर्व इज ड्रॉ लाइक दिस, इस तरीके से आपका कर्व ड्रॉ हुआ, लेकिन एक्चुअल में अब मैं आपके सामने, ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड है, इलास्टिक बॉडी कौन सी होता है और सॉम कहां तक वैलिड है। तो यहां तक आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि इस पोर्शन तक, ये जो पोर्शन मैंने यहां पर बनाया है, यहां तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं केवल इतने ही पॉइंट तक की एनालिसिस करूंगा। समझ में आया सभी को?